मेरे साथ ही नमस्कार सभी को। आइए शुरू करते हैं। आज एक हमारा नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। टॉपिक का नाम होगा मेरे भाई भारत के ऊर्जा संसाधन केंद्र एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी का वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है। अगर आप चाहे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे सेंट्रल की, क्वेश्चन स्टैटिक का भी बहुत अच्छा बनता है। प्लस इस वाले टॉपिक को हम ऐसे कवर करेंगे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुँच पाए। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वाली वीडियो को पूरा देखते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चन बहुत सारी सॉल्व कर लोगे बैक पेपर में आए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वाली पीडीएफ को जिससे हम पढ़ाएंगे आपको ज्योग्राफी वाली पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल पे जाके इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, आज हम शुरू करते हैं मेरे भाई, बिना टाइम गवाए। इधर आ जाओ। मेरा आज का टॉपिक है मेरे भाई एनर्जी रिसोर्सेज अपने भारत के ऊर्जा संसाधन, इसकी बात करेंगे। और हम कहेंगे कि हमारे पास कितनी प्रकार की एनर्जी होती है। तो आप कहेंगे हमारे पास 4 प्रकार के ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल और सोलर। कहें तो हमारा थर्मल कहें तो तापीय, विंड कहें तो पवन ऊर्जा, टाइडल कहें तो ज्वारीय और सोलर कहें तो सौर ऊर्जा। यही हमारे एनर्जी के रिसोर्स है हमारे भारत में। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसकी बात करेंगे और इसको देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। हमने कहा कहते क्या है ऊर्जा के संसाधन, वे संसाधन जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। परिभाषा से क्लियर होता जाएगा और आप घर पे जाके रिवीजन करेंगे, टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा। अगला, ऊर्जा के संसाधन कोयला हो सकता है, विंड मीन्स पवन हो सकती है, सन का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, ओशियन वाटर हो सकता है, ओशियन मूवमेंट जो होता है, जो टाइड आते ज्वार भाटे आते हैं, जो ज्वारी ऊर्जा होती है उसकी बात कर रहा है। ये हमारे ऊर्जा के संसाधन होते हैं। कोयला हो गया, पवन मीन्स ऊर्जा, पवन हो गया, हवा होगी, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा मिलनी है, ओशियन वाटर जो हमारा महासागरीय जल होता है उससे जो मूवमेंट होता है उससे टाइडल एनर्जी कहें तो ज्वारीय ऊर्जा मिलती है। अच्छा, नंबर 1 शुरू कर लेते हैं हम बिना टाइम गवाए। पहला हमारा शुरू होता है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। अच्छा, पवन ऊर्जा क्या होता है बेटा? पवन ऊर्जा बहती हुई वायु द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसको कहते हैं पवन ऊर्जा। बड़ा स्मूथली हम लोग पढ़ेंगे और बड़ा आराम से बिना शांत रह के पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी टॉपिक कंप्लीट होगा और समझ में पूरा आएगा। ठीक है। आगे जब विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी होती है, इसको पहले मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल से जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी समझाएंगे। मैंने कहा जैसे आपने कभी पवन ऊर्जा का, पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनते हुए देखी हो, कभी वीडियो में देखी हो, जैसे पंखा चल रहा होता है ऐसे करके, तो हवा वो लगती है उस पंखे में, तो वहां से बनती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, अंदर कन्वर्टर लगा होता है। ऐसे करके हमारी पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है ना। ये तो लिखा हुआ है विंड एनर्जी से उत्पन्न की जाती है हमारी यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से बना लेते हैं विद्युत ऊर्जा। ऐसे करके इसका उत्पादन होता है। अच्छा, इसके लाभ क्या होते हैं? नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, एंडलेस है, ना तो ये खत्म होगी, मतलब वायु चलना भी खत्म नहीं होगी, और प्लस ये नवीकरणीय स्रोत है, मतलब ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है जिससे प्रदूषण नहीं होता है। वो हमारी ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समझ पाए? अच्छा, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, बात समझ पा रहे होगे, पवन ऊर्जा पढ़ रहे हैं। अच्छा, आर्थिक रूप से लाभदायक है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, मतलब सबको एक्सेस कर सकते हैं इसको। अच्छा, अगला है हमारा सपोर्टिव टू नेचर, हमारे मतलब प्रकृति को तो है ही सपोर्टिव, मतलब उससे प्रदूषण नहीं होगा, सपोर्टिव तो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई और प्रदूषण भी नहीं हुआ। अच्छा, कमियां क्या क्या है? उत्पादन हर जगह नहीं होता है इसका। जहां पर पवने ज्यादा तेज चल रही होती है वहां पर तो पंखा घूमेगा, जो गोल गोल घूमता है मेरे भाई। कहने का मतलब थंबनेल लगा हुआ था वहां पर कुछ आपको दिखाने की कोशिश करिए। ये वाला पंखा, इस वाले पंखे की बात कर रहे हैं। ये वाला जो पंखा है जहां पर पवने तेज चल रही होती है वहीं पर तो घूम पाएगा। अगर हम यहाँ पे लगा तो खड़ा रहेगा भाई सब, और खड़े खड़े कोई सुन रहे थोड़ी बनेगी। तो ये चलेगा तभी घूमेगा, तभी आपकी यांत्रिक ऊर्जा बनेगी, यांत्रिक से आपकी इलेक्ट्रिक बनेगी। तो मैंने कहा इसके लिए हर जगह संभव नहीं है, इसकी कमियां। अब आप सोचो हम अपने घर पे लाके छत पे लगा दें भाई साहब, कुछ नहीं होगा उससे। अच्छा, अगला देखो, ये है ऑफशोर रीजन, अब तटीय क्षेत्र में लगाई जाती है। अभी आने वाला है, अभी अब तटीय और तटीय क्षेत्र बताएंगे, है ना। अच्छा, मैंने कहा अगर हम बात करें कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र के बाद हम अब तटीय क्षेत्र पे आएंगे। मतलब इसका उत्पादन 2 जगह हो सकता है, या तो कोस्टल एरिया में या तो फिर हमारा ऑफशोर रीजन में। अब तटीय रीजन वो होता है कि समुद्र के किनारे तट होता है ना, वो तटीय क्षेत्र होता है। और तट के किनारे जो समुद्र वाला होता है एरिया, जस्ट पास वाला, वो वाला होता है हमारा अपतटीय क्षेत्र।
आगे भी और समझाएंगे एक बार। मैंने कहा तटीय क्षेत्र स्थल से आने वाली पवनों से उपयोग होता है और इसका प्रोडक्शन लैंड प्रोडक्शन होता है, मतलब धरती पे होता है प्रोडक्शन। इस वाले चित्र से समझ पाओगे। मैंने कहा अगर ये हमारी पवन चक्की यहां पर लगी हुई है तो हमारी तटीय पवनें आ रही हैं। तटीय पवनें आई, इधर उधर मान लिया भारत है, इधर उधर हमारा समुद्र है, और इधर से पवन आई और ये तट पे लगी हुई है, तटीय पवनों से बनने वाली ऊर्जा है। ठीक है। और ये अपतटीय कहने का मतलब इस तट के जस्ट नीचे वाटर में लगा रखा मैंने ये पवन चक्की, और स्थल से चलने वाली पवनें आएंगी और इससे टकराएंगी, ये वाली चक्की घूमेगी पवन चक्की और इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएगी, उसको कहते हैं अपतटीय क्षेत्र। समझ पाए हो? अपतटीय क्षेत्र जो जस्ट तट के पास में लगा रखा है ये अपतटीय, और ये वाला तटीय, तटीय पवनों का उत्पन्न ऊर्जा। समझ पाए हो? और ये वाला पिछली हेडिंग यही थी बेटा, ये थी हमारी। इसको दो तरीके से इसका प्रोडक्शन हो सकता है, तटीय क्षेत्र से और अपतटीय क्षेत्र से। ये दो तरीके से हो सकता है ना। जैसे मान लिया कि मुंबई के पास में समुद्र है और इस कोस्टल एरिया से तटीय क्षेत्र से पवनें जाएंगी, वो जस्ट पानी में लगा दिया मैंने पवन चक्की, वो घूम रही है और वहां से मैंने एक वायर निकाल लिया, वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न कर ली। ठीक है, आगे आओ। ये देखो अपतटीय क्षेत्र ऊर्जा का उत्पादन अपतटीय पवनों से होता है। पवनें स्थल से दूर जा रही है भाई, क्योंकि इधर पानी में लगा हुआ, स्थल से दूर जाने वाली पवनों से उत्पादन होता है, वो अपतटीय क्षेत्र में होता है। बात समझ में आई? जो तटीय क्षेत्र में होता है वो हमारा जो पवनें होती हैं वो पानी क्षेत्र से क्या होता है, पवनें स्थल से दूर नहीं जाती, स्थल की तरफ आती हैं। तटीय क्षेत्र में स्थल की तरफ आती हैं और ये स्थल से दूर किस में जाती हैं, अपतटीय। शायद आप समझ पा रहे होंगे इसको। अच्छा, इसको समझ पाए हो तो आगे आ जाओ। प्रोडक्शन इनसाइड वाटर, पानी के क्षेत्र के अंदर उत्पन्न किया जाता है, ये तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। ये वाला पानी के क्षेत्र के अंदर लगी हुई पवन चक्की। जो अपतटीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न करी जाती है पवन ऊर्जा से, वो पानी के क्षेत्र के अंदर उत्पन्न करी जाती है। यही तो लिखा हुआ है। मैं हालांकि इसको पहले डिस्क्राइब कर चुका था। आगे आ जाओ। अच्छा, उत्पादन में अगर बात करें कि पवन ऊर्जा से उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, तो आप कहेंगे चाइना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक का। हाँ, और अगर पूछा जाए भारत की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन कौन सी है, चौथी है ना। बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये नई बात नहीं है, वास्तव में आते हैं ऐसे प्रश्न। ये स्टैटिक के प्रश्न बनते हैं कि इसका उत्पादन सबसे पहले नंबर पे पवन ऊर्जा में किसका है, चाइना का, और इसके भारत में रैंक किसकी है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जर्मनी। इसमें हम कह सकते हैं, इस वाले को आपको याद होगा, पहले पे चाइना, भारत का चौथा है। चलें आगे। भारत की लगभग 8% बिजली का उत्पादन किससे होता है, मतलब भारत में अगर 100% मान लिया 100 यूनिट बिजली पूरे भारत में हो रही खपत, तो 100 यूनिट में 8 यूनिट बिजली बन रही है, तो पवन ऊर्जा से बन रही है। आप कहेंगे हमारे यहाँ यूपी में तो होती नहीं है, बिल्कुल यूपी में नहीं होती। तटीय क्षेत्र में चले जाओ, समुद्र के किनारे, वहां पर उत्पादन होता है। मैंने कहा दो क्षेत्रों में, तटीय और अपतटीय। या तो तट पे लगा होगा या जस्ट पानी में लगा होगा पवन चक्की, उसी से बनेगी। तो इसमें भारत का पोजीशन कौन सा है, चौथा ऑल ओवर वर्ल्ड। और पूरे विश्व में भारत की बात करें तो भारत की 8% बिजली पवन ऊर्जा से बनती है। ओके, आ जाओ आगे। अच्छा, भारत में उत्पादन, भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 में उत्पादन महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। मैंने बोला ना, उस कोस्टल रीजन, ये महाराष्ट्र है, तट के किनारे पड़ता, समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे है ना, तो ये तो लिखा हुआ 1986 में उत्पादन महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। किस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, भारत में अगर रैंक करें, जैसे विश्व में भारत की तो रैंक करते कि भारत में राज्यों की रैंक करें, तो भाई सब पहले नंबर पे आएगा ये तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे ज्यादा करता है, तमिलनाडु करता है। योगेश बाबू, अगर हम ये पूछें कि पूरे विश्व में सबसे पहले पे कौन आता है, चाइना, और भारत कौन से पे आता है। अच्छा, इंडिया में कौन सा स्टेट पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। मोस्टली पूछा जाएगा तो फर्स्ट रैंक पूछी जाएगी तुमसे। फर्स्ट रैंक याद कर लो, बहुत बड़ी बात, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। जीएस यही कहती है कि तुम पढ़ते जाओ, याद मत करो, सिर्फ पढ़ो, देखो। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम अंदाजा लगाओ, पवन ऊर्जा की बात हो रही है तो महाराष्ट्र लगाओ यार। जब लगाओगे ना, ऐसा लगेगा लगा क्या हो वहां पे, वो सही जाता है क्वेश्चन। ऐसे करके पढ़ो। आओ आगे। अगर कुछ बच्चे कर पाए तो प्लीज आप लोग हमारे पॉलिटी के नोट्स पढ़ना शुरू कर देना, आपको दोगुनी फायदा हो जाएगी। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको ऐसा लगेगा पढ़ा सा है। और पॉलिटी इतने सरल शब्दों में लिखी है, मैंने हर एक अनुच्छेद को डिस्क्राइब जरूर करा है। ये अनुच्छेद लिख दिया, उसको लिखा, फिर अर्थात करके उसका मतलब जरूर होता है। एक बार पॉलिटी का नोट्स पढ़ना शुरू कर देना अगर हो पाए तो, बहुत बढ़िया रहेगा। ऑनलाइन वाले भी, जो लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए, नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ना शुरू कर देना, बहुत फायदा मिलेगा सच में। आगे आ जाओ। अच्छा, कोयला की बात करें, एक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है क्या, कोयला, और ये जलाते हैं तो प्रदूषण में वृद्धि होती है ना। अभी आप समझते चलो, आगे देखो। कार्बन उत्सर्जन में
वृद्धि होती है। वैश्विक तापमान में किसकी वजह से? कोयला की। SO2 CO2 गैस का श्रावण होता है। उड़न राख का निर्माण किससे होता है? कोयला से। और ये किसको अफेक्ट करती है? ये सब पॉइंट आते हैं कि कोयला से होने वाली हानियां क्या है, तो वो लिख देता कौन सा नहीं है, वो लिखता SO2 CO2 गैस का श्रावण होता है, तो आपको पता होगा तब तो लगा पाओगे कोयला वाले में। अब वो पूछेगा इससे उड़न राख का निर्माण होता है जो कि फेफड़ों के लिए हानिकारक होती है, बोले होता है, बोले एक लिख देगा, ऐसा नहीं वाला वो टिक कर देना है। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? कोयले का दोहन बिजली के उत्पादन में होता है। अच्छा, कोयले का यूज किस में होता है? बिजली का उत्पादन किया जाएगा, और बिजली के उत्पादन करेंगे तो आपको हानियां पहले बता दी मैंने, ये होगा मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, SO2 CO बनेगी, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अच्छा, ये वाली बात के बाद आगे आ जाओ, तो आपको जो कोयला से अगर हम बनाएंगे कौन सी बिजली का उत्पादन करेंगे, तो बिजली के उत्पादन के लिए कुछ तापीय शक्ति संयंत्र लगाए जाते हैं। अरे कोयला से बनाओगे तो इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन पेपर में आता है, कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो कौन कौन से बनेंगे। भारत में 53% एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई, मतलब भारत के अगर 100 यूनिट एनर्जी की कंजप्शन मान लें तो 53 यूनिट किससे बन रही है, और 8% पवन ऊर्जा से। आगे देखो, 20% कोयला इंपोर्ट फ्रॉम, इसका मतलब भारत में जो 80% कोयला तो भारत की पूर्ति दे जाता है। अगर मान लिया कि भारत में 53% एनर्जी बन रही है कोयला से, और 53% को अगर 100% मान लें तो हम ये नहीं कहेंगे सभी कोयला इंडिया में ही है, तो लगभग 53% एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 20% कोयला बाहर से और मंगाना पड़ता है हमें। तो यही तो लिखा हुआ है कि 53% एनर्जी उत्पन्न करने के लिए 20% कोयला चाइना और अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता, आयात किया जाता है, और कुल मांग का 80% कोयला भारत द्वारा, मतलब कोयला हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कोयला जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड में है ना कोयला, उस कोयला से पूर्ति नहीं पड़ती है, उसका 80% ही पूरा काम हो पाता है, 20% और कहीं से लाना पड़ता है। अगर आपको 53% टोटल का चाहिए तो उसमें से 20% हमें मंगाना पड़ा कोयला, 80% तो मतलब मान लिया 100 किलो की जरूरत है। अगर आपको 53 यूनिट चाहिए तो 100 किलो कोयला चाहिए, तो 100 किलो कोयला में 80 किलो भारत का और 20 किलो चाइना और अमेरिका का। बात समझ में आ गई। और जो 80% कोयला होगा उसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और, शायद समझ में आ रहा होगा, समझ पाए हो? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। मैं ये कह रहे हैं जो 80% कोयला है, जो 80 किलो कोयला है ना भारत का, वो भी किन राज्यों से? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और, आगे आ दो। अगर कोल क्राइसिस इन इंडिया, भारत में कोयले के संकट आ जाते कभी कभी, जब कोयले के संकट आते कहते बिजली कट होगी, बिजली का उत्पादन में कोयला कम पड़ गया, ऐसा हुआ था कोरोना के टाइम पे, याद हो। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ? तटीय संयंत्र में कोयले की मांग में वृद्धि हो जाए। अच्छा, जब कोयले की मांग में वृद्धि हो जाए तो कोयले का संकट आ जाएगा। अच्छा, जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो बिजली की मांग, तो जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली की, और बिजली की मांग बढ़ेगी तो क्या जरूरत पड़ेगी? कोयला। अब कोयला लाओगे कहां से? तो भाई साहब, आप पर कोयले का संकट ना आए इसके लिए आपको जनसंख्या में वृद्धि नहीं होने देनी है। दूसरा पॉइंट आगे लिखा हुआ है, रेल का विद्युतीकरण हो लगातार, मतलब ये कह रहे सभी रेलें उससे चला दो, इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चला दो रेलें, जो ट्रेन्स होती हैं, रेलगाड़ियां सब उससे चलाओगे तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी बिजली की जरूरत पड़ेगी, इसलिए भारत में कोयले के, इसके रीजन आते हैं कि भारत में कोयले के संकट का कौन सा कारण नहीं है, तो इसमें से 3 लिख देगा, एक अलग लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। भारत में रेल वैद्युतीकरण से तो आएगी, वैसा क्राइसिस आएंगे, संकट आएंगे। अगला पॉइंट है, सरकार वैद्युतीकरण को बढ़ावा दे रही है, मतलब ये कह रही है हर गांव में बिजली पहुंचा दो, हर गांव में बिजली पहुंचा दोगे, लोग खुश भी हो जाएंगे, तो उसका कंजप्शन भी तो होगा। मान लिया कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, और हमारे गांव में भाई साहब प्रधान जी ने कहा हम तुम्हारे गांव में बिजली करा रहे हैं, बिजली करा दी। अब भाई साहब हमारे गांव में बढ़ गई उतनी, पहले नहीं लग रही थी, अगर बढ़ेगी तो कोयले की जरूरत पड़ेगी, तो कोयले की क्राइसिस आएंगे ना। तो ये तो कह रहे हैं कि सरकार चाह रही वैद्युतीकरण को बढ़ावा दो, उज्ज्वला योजना चला दी, बोले हर गांव में उज्ज्वला नहीं, कौन सी है वो है कुछ सौंदर्य करके योजना है जो हर गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं। हमें वो क्या नाम, हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए एक योजना चली, मैंने ट्रांसफार्मर पे लिखा देखा था एक बार, लेकिन कौन सी ऐसी करके है कुछ योजना, वो हर गांव में मतलब बिजली पहुंचा रहे हैं। अच्छा, लोकल एरिया और रेलवे सभी में जरूरत पड़ रही है, इसकी वजह से कोयला के क्राइसिस आ रहे हैं। वर्षा के कारण खदानों के उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जब खदानों से कोयला आएगा नहीं तो कोयले की कमी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम कोयले के क्राइसिस पढ़ा रहे हैं,
कोयले से अकाल पड़ रहा है, कोयले से संकट आ रहा है, वो किसकी किसकी वजह से आ रहा है? आपको रीजन बताया मैंने, तापी संयंत्र में कोयले की मांग की बढ़ रही है। जो तापी संयंत्र, जो थर्मल प्लांट बने हुए हैं, जो कोयला से बिजली बना रहे हैं, वो मांग रहे लगातार, लाओ लाओ लाओ। और वो क्यों मांग रहे हैं? जनसंख्या में वृद्धि, बिजली की मांग में वृद्धि। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, सरकार कह रही है भाई सब सभी को बिजली दे दो, लोकल एरिया में सब में दे दो। आगे, वर्षा के कारण खदानों में उत्पादन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अच्छा, कोविड, अंतरराष्ट्रीय बाजार, महंगाई बढ़ी तो कोयले, तो भारत में कोयले में आयात में कमी आ गई। मतलब जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे और कोयला के क्राइसिस आ गए थे, आपको याद हो, ऐसी न्यूज आई थी, है ना। तो उस टाइम पे यही था कि महंगाई बढ़ गई थी तो कोयले का आयात कम हो गया था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, क्राइसिस आ गए थे। अच्छा, आर्थिक समस्या क्या है? कोल प्रोडक्शन होता है, पावर हाउस, कंपनीज और पॉपुलेशन। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या मेरे भाई कि कोल का प्रोडक्शन हुआ, कोयले का उत्पादन हुआ, पावर हाउस में गया, बिजली बन गई, कंपनीज में गई बिजली। कंपनीज, जो हमारी कंपनीज हैं, जो जैसे कंपनी है जो हमारी कौन सी दक्षिण बिजली करके कुछ नाम लिखा हुआ, आपने देखा होगा, वो कंपनी है। उस कंपनी के पास एनर्जी जो जाती है, जो बिजली बनाई जाती है थर्मल प्लांट से, वो किसी एक कंपनी को दी जाती है जो तुमसे बिल लेती है, और वो कंपनी ने किस में बांट दी? सब गाँव में बांट दी, पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल नोट पे, जो गांव वाले होते हैं वो बिल पे नहीं करते हैं और ऊर्जा का खपत लगातार करते रहते हैं। ये कंपनियां जिनको बिजली बांटने का जिम्मा सौंपा गया है, ये बिल नहीं ले पाती है सबसे, और इस वजह से इंडिया में कोयला के क्राइसिस आ रहे हैं। एक तो लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल नोट पे, घाटा होगा तो पे क्या होगा? डिमांडिंग टू पे ड्यूज, मतलब ऋण हो जाएगा। जो प्रोडक्शन कर रहा होगा थर्मल प्लांट, वो उसके पास रुपया ही नहीं पहुंचेगा। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बिल पे नहीं कर रहे हैं, वहां पर फ्री की बिजली यूज कर रहे हैं, कुछ भी उपकरण लगा दे रहे हैं। तो ये सब कुछ घाटा किसको हो रहा है? सरकार को ही तो हो रहा है। उसका रुपया मिल नहीं रहा, उधर से खपत बराबर हो रही है, उसका फ्री में जा रहा सब कुछ। तो यहाँ पर हमने क्राइसिस समझाने की कोशिश की है, आर्थिक समस्या क्या आ रही है ना? समझ में आ गया क्या? अच्छा, एक और दिक्कत है, जब हमारी थर्मल प्लांट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं कोयला से, और कोयला आता है, खरीद कर आता है कोयला का प्रोडक्शन होता है। कुछ सरकारें क्या कर रही है कि बिजली फिर मुफ्त कर दी कि 200 यूनिट फ्री। अब 200 यूनिट हर परिवार में फ्री आएगी, उसका रुपया सरकार के पास नहीं पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो भाई साहब थर्मल प्लांट के भी पास नहीं पहुंचेगा भाई साहब। ये आर्थिक समस्या लिखी हुई है। राजनीतिक पार्टियां फ्री बिल कर देती भाई साहब, फ्री, जैसे केजरीवाल ने चला दिया था, याद हो, तो उससे सरकार कमजोर होती है, हमारा देश गरीब होता है। अगर रुपया नहीं पहुंचेगा, थर्मल प्लांट कमजोर पड़ जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा, वहां पे कोयले की क्राइसिस आ जाएगी, खरीद नहीं पाएगा कोयला। फिर आगे आ जाओ, आगे ये कौन सा लिखा हुआ है? इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये लिखा है अगर बिजली की क्राइसिस आ गई, कोयला का संकट आ गया, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा कि हम इसके अलावा भी काम चला लें। तो आप सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा कर दो। मान लिया बिजली नहीं आ रही है, कोयले क्राइसिस आ गई, लाइट नहीं आ रही, तो तुम सोलर प्लेट लगवा दो अपने घर पे। ये इसका सब्स्टिट्यूट निकाल दिया, समझ पाए हो? सब्स्टिट्यूट। और ये क्या लिखा हुआ है शायद, हाँ, जो गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी और प्रदान कर रही है। अभी गवर्नमेंट कहती है तुम सोलर प्लेट लगवाओ, वो आधा खर्चा हम देंगे। ऐसा करके सरकार बढ़ावा दे रही है, सब्स्टिट्यूट किसके? इलेक्ट्रिसिटी के सब्स्टिट्यूट बना रही है कि सौर ऊर्जा से भी तुम अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी बना लो अपने घर पे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? पवन ऊर्जा में वृद्धि करने का बात करी जा रही है, सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है कि अगर हमारे पास कोयला की क्राइसिस आ रही है तो दूसरा क्या विकल्प है? एक तो सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, पहले जैविक ईंधन का प्रयोग, है ना, जैविक ईंधन का प्रयोग। और जैसे इसमें बोला जा रहा है, जैसे ज्वारीय ऊर्जा में वृद्धि करनी चाहिए, ऐसे करके अगर वृद्धि करेंगे तो हमें एक रिन्यूएबल एनर्जी मिल जाएगी। ये सब हमारी नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं, चाहे पवन ऊर्जा की बात कर लो, चाहे जैविक ईंधन की बात कर लो, चाहे सौर ऊर्जा की बात कर लो, चाहे ज्वारीय ऊर्जा की बात कर लो, ये सब हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं। ये सब हमारे सब्स्टिट्यूट है किसके? कोयले से बनने वाली एनर्जी के। कोयले से एनर्जी ना बने, कोयले से हमारी विद्युत ऊर्जा ना बने, उससे भी इनसे भी काम हो सकता है हमारा, है ना। आगे आ जाओ, एक अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसको कंप्लीट कर पाएंगे? 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमें। देख ले एक बार, बिजली की, भारत में बिजली के उत्पादन की बात होगी, 93 पेज पे है। तीन चार पेज है इसमें, चलो इस पेज को कंप्लीट करते हैं। भाई जीएस पढ़ने में किसी का मन नहीं लगता, जीएस को पढ़ा जाता है, जबरदस्ती पढ़ा जाता है। इस वाले पेज को कंप्लीट करता हूँ, ठीक है? इस पेज को कंप्लीट करके फिर हम बढ़ा देंगे। अभी तो बस 20 मिनट हुए पढ़ते हुए, कहाँ हो जाता है।
है ना। कितने बज गए एक बार देखना, 12:30। देखो भारत में बिजली का उत्पादन, भारत में बिजली का उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसमें लिखा हुआ 1897 में लगाया गया था दार्जिलिंग सिड्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वाज स्टार्टेड। हिंदी में लिखा होगा दार्जिलिंग पन बिजली की शुरुआत हुई थी कब? 1800। हमारी हेडिंग है भारत में बिजली का उत्पादन कैसे शुरू हुआ, तो 1897 में दार्जिलिंग पन बिजली की शुरुआत हुई थी। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये वाले भले चाहे आपको ऐसा ले, कभी कभी मॉक टेस्ट में जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना तब आपको लगेगा बड़ा फायदा यार ये पड़े हुए। मॉक टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जब आता है तो आगे देखो। 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम पन बिजली की, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शिव समुद्रम पन बिजली की शुरुआत किस राज्य में, तो कर्नाटक, और कब? तो 1900, भले चाहे 1902 छोड़ देना लेकिन राज्य जरूर याद रखना। शिव समुद्रम पन बिजली वाला है कहां पे? कर्नाटक में। 1920 में फर्स्ट कोल थर्मल प्लांट, पहला कोयले का थर्मल प्लांट कहां पे लगाया गया? हुसैन सागर। ये कहां पे है? तेलंगाना में। शायद सभी को दिख रहा होगा, एक बार देखना वीडियो में दिखाई दे रहा है। हुसैन सागर वाला है, ये वाला तेलंगाना में लगाया गया था। ये हमारा फर्स्ट कोल थर्मल प्लांट है। पहला कोयला तापी संयंत्र है, ये कहां पे लगाया गया था? तेलंगाना में 1920 में। और आगे देखो, ये जो हमारा लिखा हुआ है ये वाली लाइन खिंच के आई हुई है। पहला जल विद्युत कौन सा लगा था? तो दार्जिलिंग वाला। ये वाली लाइन छूट गई थी, देखो दोबारा से। जो हमारा 1897 में दार्जिलिंग पन बिजली की शुरुआत हुई थी, ये पहला जल विद्युत था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, पहली जल विद्युत थी। और ये हमारा कोल थर्मल है, ये पहला कौन सा है? ये तेलंगाना वाला हुसैन सागर 1920 में लगाया गया था। बड़े आराम से घर पे जाके तसल्ली से पढ़ना इसको। आगे देखो, दूसरा थर्मल पावर प्लांट लगाया गया, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया, फिर हमारा सोलर प्लांट लगाया गया। शायद आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगी थी, जल वाली लगी, फिर कोल कोयला वाली लगी, फिर न्यूक्लियर कह तो नाभिकी वाली लगी, नाभिकी, और फिर हमारी सौर वाली लगी, है ना। और आगे बात करें तो आपको आगे हमारी शुरू हो जाएगी फिर हमारी पन बिजली, कहें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ऐसा करते इसका दूसरा पार्ट हम कल ले आते हैं, सही रहेगा। इसको आज यहीं पे रखते हैं, टाइम बहुत हो गया है, और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कल हो सकते हैं हम इसके क्वेश्चन भी लगा लें, इसको लाएंगे, इसके क्वेश्चन भी साथ साथ लाएंगे। तो आज के लिए इसको यहीं पे रोक लेते हैं, बाकी किसी का डाउट हो तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।